और इस G20 के मंच के जरिए कैसे दुनिया की उम्मीद, विश्व का एक भरोसा भारत बन रहा है, प्रयास कर रहा है और दुनिया का पथ प्रदर्शक बन सकता है, इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। हमने आपको प्रधानमंत्री का ओपनिंग रिमार्क जो है वो आज दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोविड से हम मिलकर निकल सकते हैं तो फिर ये रूस रशिया युद्ध जैसी बातों पर जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। वर्ल्ड लीडर से जिस तरीके से उनकी मुलाकातें हुई वो हमने आपको दिखाई। जहां कोणार्क चक्र पीछे दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, प्रधानमंत्री सारे विश्व के नेताओं को बता भी रहे हैं कि भारत की सभ्यता क्या है। जिस G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत का संदेश दे रहे थे, उसमें उनकी सीट पर सामने उन मेज पर जो लगी हुई जो तख्ती थी, नेम प्लेट जो थी, उस पर लिखा था भारत, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में। अब इस पर सियासत करने वाले सियासत कर सकते हैं कि भाई इंडिया भूल गए हैं, भारत ही याद है, लेकिन जो है अब वो है। और ये बात तय हो गई आज, पहले भी लगभग तय थी, अब तो बिल्कुल ही तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारत की सरकार हो, भारत के मंत्री हो, अब जो काम होगा वो होगा भारत के नाम के साथ। प्राथमिकता भारत को मिलेगी, हर जगह आपको चस्पा भारत ही दिखाई देगा। आप पहले का देख लीजिए, पहले भी समिट्स हुए हैं, वहां इंडिया लिखा जाता था, अब लेकिन किसी भी ऐसे मंच पर आपको भारत दिखाई देगा। और जिस पूरी विशाल भव्य इमारत के अंदर ये सारा समारोह हो रहा है उसका तो नाम ही है भारत मंडपम। इंडोनेशिया भी जब प्रधानमंत्री गए थे, G20 का ही समिट अटेंड करने के लिए गए थे, वहां भी उनके सामने इंडिया लिखा गया था। लेकिन ये अंतर जो अब दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसको आप एक परमानेंट चेंज मान सकते हैं देवेंद्र? इसमें कोई दो राय नहीं, और ये चेंज सिर्फ प्रैक्टिस में इसी रूप में होगा। इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, कोई संविधान संशोधन या कोई और चीज़ करने की ना ज़रूरत है, ना ऐसी कोई मंशा है। लेकिन इतना तय है कि अब व्यवहार में यही चलते रहेगा और हर लेवल पे ये दिख रहा है। इवन अधिकारी भी जब आप बातचीत कर रहे हैं तो लगातार उनकी ये कोशिश हो रही है, भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, कि भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो उनके प्रैक्टिस में रहे। जो आई कार्ड बना हुआ है अधिकारियों का, वो आई कार्ड तक भारत ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है, जो कि पहले इंडिया ऑफिशियल के नाम से बना होता था इस G20 समिट के लिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदेश को जो दिया है भारत को, वो नीचे तक पहुंच गया है सौरभ। और इसके लिए वो ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारी जो पॉलिटिक्स है अंदर की, उसमें इसको कोई मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि खबर तो ये कि प्रधानमंत्री चाहते हैं इस पर कोई विवाद की कोई हो ही ना, ये बस हमारे चलन में आ जाए, बिल्कुल हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। और मंत्रियों को उन्होंने बाकायदा पिछले दिनों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें बाकायदा ये कहा कि भारत बनाम इंडिया के विवाद में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संविधान में दोनों ही हैं लिखे हुए, भारत का प्रचलन करना है। ये अपोजिशन जानबूझ के चाहता है कि इस पर कंट्रोवर्सी हो, विवाद हो, उस विवाद में आपको नहीं पड़ना है, उस पर बयानबाजी नहीं करनी है। अब समझा जा सकता है कि अगर शीर्ष स्तर पर इतनी क्लैरिटी है तो फिर नीचे तक वो कैसे जाएगी कि आपको इस डिबेट में नहीं पड़ना है। कुछ नेताओं ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया था, शायद उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन था। वो डिबेट तो लेकिन लगातार चल रहा है और चलती रहेगी ये बहस। तो विपक्ष तो ये कहेगा ही ना कि भाई इंडिया से दुश्मनी हो गई है, इंडिया का नाम नहीं लेना, इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई है। और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि इंडिया गठबंधन बन गया है। अब आज G20 के समिट पर भी तख्ती पर भारत लिखा हुआ है, तो इस पर भी बातें होंगी हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए बातें तो होंगी, लेकिन उस बात का जो परिणाम है वो उनके विपरीत ज़्यादा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कि संविधान में भी जो इंडिया दैट इज़ भारत है, अगर उस वक्त लोग सहमत हो गए होते कि अभी आज से हिंदी में सब कुछ कामकाज करते हैं, तो उस वक्त कहा गया कि कामकाज की भाषा अभी अंग्रेजी रखते हैं, आगे हिंदी कर देंगे। नहीं हो पाया, लंबे समय तक उसी तरह की मानसिकता रही। लेकिन आज तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के हर मंच पर हिंदी भाषा में बोलते हैं। आज अधिकारियों को अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो दोनों सबसे ताकतवर लोग हैं, उनके सामने कुछ बात कहनी है, तो आप समझिए आपको हिंदी में ही लेकर जाना होगा। इसका एक छोटा सा खुद का मेरा उदाहरण है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना था बहुत बड़ी योजना को लेकर। उन्होंने अपने पूरे के पूरे उस जो उनका प्रपोजल था उसको हिंदी में करवाया और कहा कि जो वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो पीएमओ में अलग अलग डेस्क हैं हर काम के लिए, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको पीएम तक पहुंचाना है तो आप हिंदी में बात कीजिए। यानी मन से तो भारत ये सरकार हो चुकी, आज लिख दिया। G20 जैसा अवसर था जहां कोई दिक्कत नहीं, अब G20 के मंच पर बोल दिया तो दुनिया के सारे जितने शक्तिशाली देश हैं वो देख रहे हैं, सबके जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में है वो चला गया। तो एक तरह से आप कहें कि बहुत सही अवसर चुना गया है। अब इसको संविधान संशोधन की तरफ ले जाएं या न ले जाएं, या कहें कि उसके लिए किसी और अवसर का इंतजार करें। हालांकि अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर देवेंद्र जी बताएं कि वो जो सेशन होगा स्पेशल वाला, उस स्पेशल सेशन में
और कौन सी चीज है जो निकल सकती है, क्योंकि ये तो बार बार कयास लगाए जाएंगे ना, ऐसे तो छूट नहीं हमने जाएगा। सोचा था कि ये 2 दिन कम से कम शायद उस पर बात नहीं होगी कि स्पेशल सत्र में क्या होने वाला है, लेकिन वो ऐसा मुद्दा है, देखिए अभी भी वो सवाल बन के हमारे सामने तो खड़ा ही है। जवाब अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जफर साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने जो नरेंद्र मोदी साहब को बहुत करीब से देखा है कि वो जब तय करते हैं कोई चीज़ तो वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, और वो मैंने एक और बात भी देखी, वो उसके परिणाम या जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका वो कभी भी इंतजार नहीं करते। उनको जो करना है, और बोलते हैं ना हाथ कंगन को आरसी, क्या देखिए आप वो बोर्ड क्या लगाया है, भारत, ऑटोमेटिक पूरी दुनिया को मैसेज। जफर साहब बस रोकूंगा जरा, तस्वीर आ रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वो भारत पहुंच गए हैं और उनका स्वागत कर रही हैं अनुप्रिया पटेल। तो ये आप फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरें जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं। फ्रांस बड़ा मुल्क है, शक्तिशाली मुल्क है और G20 में काफी वजन रखता है। आज वो इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जा रहा है फिलहाल, और मुझे लगता है सीधे अब यहां से वो बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। यहाँ से सीधे बैठक में जाएंगे और कल बायलैटरल टॉक्स होगी इनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच पर, और कल सिर्फ और सिर्फ इनके साथ लंच पर बायलैटरल टॉक है। और समझा जा सकता है कि भारत और फ्रांस जिस प्रकार के साझेदार हैं और जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे कितनी संभावनाएं हैं। इसमें बहुत खास और अब ये है कि बाकी दुनिया के दूसरे देशों को देखें भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, तो वो दोनों ही देशों के साथ एक तरह का संबंध रखने की कोशिश करते हैं या मैसेज कम से कम देते हैं। फ्रांस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। फ्रांस के नज़र में एकदम क्लैरिटी है कि भारत के साथ दोस्ती उनकी कितनी ज़्यादा महत्ता रखती है। वो बार बार वो जताते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, उनका बैस्टिल डे परेड जो हुआ था उसमें चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो ये जो आदान प्रदान है हमारा फ्रांस के साथ, एक दूसरे को अहम मौकों पर बुलाना, ये तो एक बात है। दूसरी बात जिसकी जो अभी देवेंद्र कह रहे थे, ये कहा जाने लगा, हम लोग बहुत सुनते हैं भाई रूस के साथ हमारी जो है इतनी दोस्ती थी, रूस ने हमारी हर वक्त में मदद की है। जिस एक पार्टनर की चर्चा कम होती है वो फ्रांस है। हमारा सबसे रिलायबल, ट्रस्टेड अगर आप कोई डिफेंस पार्टनर कह सकते हैं तो वो फ्रांस है, जो आपके पास हमेशा मदद के लिए मौजूद रहा और जिसने कभी ये भेदभाव भी नहीं किया कि ये तकनीक हम शेयर नहीं करेंगे, या एक जो बैरियर है ना, कई मुल्क जो हैं वो आपको हथियार दे देगा लेकिन तकनीक नहीं बताएगा। फ्रांस के साथ ऐसा हमारे संबंध कभी नहीं रहे हैं। बड़ा एक बहुत ही मजबूत गहरा रिश्ता जो है वो भारत और फ्रांस का रहा है और उसमें लगातार आप कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होती जा रही है। हर्षवर्धन नहीं, जिसको कहते हैं ना कि बिना किसी इफ बट के जो प्रेम होता है वो वाला दोस्ती, कोई किंतु परंतु नहीं है। कश्मीर पर, मानवाधिकार पर, भारत की किसी स्थिति पर, किसी भी मसले पर फ्रांस भारत के खिलाफ नहीं जाता, किसी तकनीकी वजह से नहीं जाता। यहाँ तक कि जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार अमेरिका तो अपनी अपनी वजहों से सिर्फ साथ आता है। उसको आज लग रहा है कि चीन बहुत एक तरह से ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसका और रशिया का कॉम्बो वो बड़ी मुश्किल करेगा, साउथ चाइना सी में हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें हो जाएंगी। तो उसको लगता है, उसकी कंपनियां आज मुश्किल में, उनको सर्वाइवल का संकट है, तो उनको भारत का बाजार दिख रहा है। लेकिन फ्रांस इन सब से इतर, और अभी विशेष करके जो इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत के रिश्ते हैं वो थोड़ा और ज्यादा कई संदर्भों में हो जाते हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस उनकी जो स्थितियां हैं, जिसको हम कहें ना, भले ही वो एक कहें कि डेवलप्ड नेशन के तौर पर दिखते हैं, लेकिन आज के जो संदर्भ हैं उसमें जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में दोनों और ज्यादा मजबूती से एक साथ खड़े दिखते हैं। एक तरह की चुनौतियां हैं, एक तरह के समाधान दिखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। तो बहुत सी जगहों पर, जिसको हम चीन कह रहे हैं, चीन का संकट कह रहे हैं, वहां पर फ्रांस साथ खड़ा होता है, तो भारत के लिए बड़ी राहत की बात है। फ्रांस की आप बात करें, जफर साहब से अब पूछते हैं तो दुनिया भर में घूमते हैं। फ्रांस का समाज बहुत ओपन समाज है, बड़ा चाहे फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो, एक्सट्रीम पर है बिल्कुल। और इक्वालिटी की जहाँ तक बात होती है तो सब बराबर है, मतलब दुनिया में एक अलग एक्सट्रीम पर वो लेकर चलते हैं। हालांकि कुछ वहाँ भी तनाव हुए, जब आगजनी वगैरह हुई, एक कार्रवाई के दौरान जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बाद जो हिंसा वहाँ पर हुई है वो अलग विषय है। लेकिन फ्रांस की जो सोसाइटी है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है दुनिया से। बिल्कुल, यानी आज़ाद ख्याली जिसको कहते हैं वो अल्टीमेट है, यानी वो इफ्स एंड बट्स बिल्कुल नहीं है। यानी वहाँ आप बाइबल को भी गाली दे सकते हो और कुरान को भी दे सकते हो, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, दूसरा, उनके यहाँ कोई भी रिलीजियस सिंबल अलाउ नहीं है। जैसे बुर्के से भी उनको जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि वो क्रॉस भी नहीं पहन सकते, और वो जो स्कल कैप है यहूदियों की वो भी नहीं है। वो तो बड़ा विवाद में रहता है कि भाई बच्चियां जो हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर। हाँ, वो लेकिन उस पर वो बड़े फर्म है कि ये नहीं है तो नहीं है। वो उनका, क्योंकि मुझे ये जब हिजाब का मामला चला था 2001 या 2 में,
तब मैं इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड का अलग है थिंकिंग, फ्रांस की बिल्कुल अलग थिंकिंग है। बड़े बड़े लोगों ने समझाया, बोले कि इस पे तो हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो वो जो 2-3 चीजें हैं, आजादी है ख्याल, मतलब बिल्कुल आजादी है वहां पर। आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी काट, यानी वो कोई कंट्रोल ही नहीं है, एक। और दूसरा, हिंदुस्तान के साथ जैसा आपने कहा, बिल्कुल वो हमारे साथ बिल्कुल खड़ा है हमेशा। उसने कभी भी, मुझे याद नहीं इतने 20-25 साल में, हमारे किसी भी मसले में हमारे खिलाफ वो किया हो। और अभी डिफेंस के मामले में, खासतौर से रफेल के मामले में जितना इजी उन्होंने हमको जो दिया है, वो मैं नहीं समझता कि और किसी मुल्क में। दूसरा, एयरबस का भी, उसमें ऑफकोर्स स्पेन और इंग्लैंड भी है, लेकिन फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे बहुत सारे एयरलाइन जो हैं, तो मैं ये वाकई यानी जो G20 में बहुत ही डाउन प्ले किया गया है, लेकिन फ्रांस एक बहुत ही बड़ी ताकत है जो हमारे साथ है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग जो इससे पहले चर्चा कर रहे थे, हमारे यहां पर क्या हो रहा है और राष्ट्रपति का जो डिनर आज इन वर्ल्ड लीडर्स के लिए रखा गया है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो एक तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नहीं बुलाया गया है, अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने अध्यक्ष भी शामिल हैं, जेपी नड्डा को नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे ही खड़गे साहब को भी नहीं बुलाया गया है। अब खड़गे साहब ने लेकिन इस पर जो है एतराज जताया, उन्होंने कहा है कि ये छोटी राजनीति है, या ये नहीं करना चाहिए था, ये छोटी हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए थी सरकार को, वो ये कह रहे हैं। राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि ये 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं भारत की, उनको नहीं बुलाया, ऐसे लीडर को उन्होंने इग्नोर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि देश में कैसी सरकार चल रही है। लेकिन मामला ये है नहीं, जैसा कि बताया गया है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं बुलाया तो किसी को नहीं बुलाया, अपने को भी नहीं बुलाया। एक बात, इस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर सब इन्वाइटेड हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर, ये कांग्रेस का है या ये बीजेपी का है। हाँ, लेकिन उसको लेकर के पॉलिटिक्स जरूर हो रही है। ममता बनर्जी जा रही हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के दोनों नेता जा रहे हैं। कम से कम उन्होंने इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इसको एक इशू, उनको लेकर के एक इशू क्रिएट हो सकता है। ये आपको हम बता दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो अभी जो है कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है वो जारी किए हैं उसने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि उनके हेलीकॉप्टर की फ्लाइट को लेकर के कुछ दिक्कत क्रिएट की जा रही है दिल्ली के आसपास। उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। नो रिक्वेस्ट फ्रॉम सीएम राजस्थान हैज बीन डिनाइड, ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने G20 के डिनर में, लीडर समिट में शामिल होने में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है, एयर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो कुछ दिल्ली के आसपास है। फिर इस पर क्लैरिफिकेशन है कि हाईटेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ज़रूर किए गए हैं दिल्ली के आसपास, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स और उनके जो स्टेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो अलाउड हैं। अब कांग्रेस पार्टी यानी साफ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एयर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा या हमारा जहाज लैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें साफ किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि एयर रिस्ट्रिक्शंस बाकी सब लोगों के लिए हैं, मुख्यमंत्रियों के जहाजों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अब ये क्या, तो एक हो सकता है लोग कहें कि बहाना है जो खोजा जा रहा है ना आने के लिए। देवेंद्र, इसमें सिर्फ एक कंडीशन था सौरभ कि जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, उसी के बाद परमिशन मिलनी थी। बाकी जैसा कि आपने बताया कि उसमें कहीं कोई अड़चन थी नहीं। निश्चित तौर पे ये इसको भी एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाएगी, अन्यथा गृह मंत्रालय ने तो ये पहले से ये बताया था। ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, जैसे ही इसकी तैयारियां शुरू हुई थी तो उसमें एयर रूट को लेकर भी एक गाइडलाइंस बताया गया था सबको कि आपको किस किस तरीके से क्या कुछ करना है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट चार्टर प्लेन है उनके लिए भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था, उस पर भी मनाही नहीं थी, कुछ क्राइटेरिया थे जिसको फुलफिल करना था। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी गई। 4 requests were received, होम मिनिस्ट्री कह रहा है कि 4 requests were received from CM राजस्थान for flight permissions including for Seeker, all were approved by Ministry of Home Affairs। उनको जितनी परमिशन उन्होंने मांगी थी सारी परमिशन दी गई थी। ये जो गृह मंत्रालय उसकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है और ये लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फ्रॉम CM राजस्थान हैज बीन डिनाइड, उनकी कोई भी अर्जी जो है वो ठुकराई नहीं गई है। ऑल शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ गवर्नर्स एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ऑन देयर स्टेट एयरक्राफ्ट्स आर अलाउड। सारे सरकारी विमानों को पूरी इजाजत है दिल्ली में आने की।
प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स रिक्वायर स्पेसिफिक एमएचए अप्रूवल। जो बात अभी देवेंद्र कह रहे थे कि प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स को इजाजत देने की बात अलग से है, लेकिन जो भी सरकारी जहाज हैं मुख्यमंत्रियों की, हेलीकॉप्टर हों, उनको कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, वो आ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन है। लेकिन अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो नहीं आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज उतारने की परमिशन नहीं दी। कैसे पढ़ेंगे इसको अरविंद जी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब G20 समिट यहाँ प्लान हुआ, इन 3 दिनों के लिए, जो 3 दिन सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, 250 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया है। इसकी वजह से जो नॉर्मल ट्रैफिक है दिल्ली एयरपोर्ट से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जो चार्टर्ड का हैंगर था, वो पूरी तरह से उसको चेंज किया गया है, उनमें से बहुत दूसरे एयरपोर्ट पर भेजे गए हैं। यहां उतरने के लिए और आने के लिए जितने भी हवाई जहाज हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उसकी बड़ी सीधी सी प्रक्रिया है जो सबको वेल इन एडवांस बताई गई है। अब कमाल की बात यह है कि सीकर जाने के लिए अगर उनको नहीं किया गया तो उसकी बात यहां कहने से इससे कैसे जुड़ेगी? यह हो सकता है कि धर्म संकट में हो, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं बुलाया गया तो अशोक गहलोत या भूपेश बघेल कैसे वो आ जाएं? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तरह से कहें कि जिसको कहें कि ये कह के वो बाद में शायद बताएंगे कि हमारी ये एक वजह रही या कुछ और तरीका निकालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं तो उसके बाद उनका एयरक्राफ्ट या उनका कोई चार्टर आ रहा होगा तो उसको रोकेंगे। हाँ, प्राइवेट है तो उसका एक प्रोसेस है और वो बहुत पहले से सभी को सूचित किया है, जितने ATCs है, जितने चीफ मिनिस्टर ऑफिस हैं, उन सबको। देखिए, 2 मुख्यमंत्रियों का तो कांग्रेस का जवाब आ गया। अब सिद्धरमैया साहब हैं, दूसरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखना होगा कि उनको भी कोई दिक्कत आ रही है क्या यहाँ पर लैंड करने में दिल्ली में, या कोई और वजह वो शामिल होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमको एयर रिस्ट्रिक्शन की वजह से इजाजत नहीं मिली है, इसलिए वो दिल्ली में जो आज भोज होने वाला है, राष्ट्रपति जो देने जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। पहले भी आप याद कीजिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी थी, उसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम डाला गया था, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं इस कमेटी में शामिल ही नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें खड़गे साहब होने चाहिए थे। खड़गे साहब उसके अंदर नहीं, कहीं वही मामला तो नहीं है, खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उस भोज में जा नहीं रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।